हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड 12th क्लास इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सबके लिए सेम होगा क्योंकि तीनों को एक ही चीज़ पढ़ना है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी खंड आ सेक्शन ए का मैंने आपको बता दिया है। अब ये मैं खंड बा यानी खंड खा का मैं सेक्शन बी का समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट कर रही हूँ। MCQ है यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए होंगे आपको, इसमें से बताना है आपको करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 31 से स्टार्ट हो रहा है। ये एक एक मार्क्स का 15 क्वेश्चन है यानी 15 MCQs आएंगे आपके। ठीक है, 15 मार्क्स का। 31 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, विश्व की महान मंदी किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड अकर्ड। तो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है 1914, 1929, 1939 या 1945। तो विश्व की जो महान मंदी थी, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, वो कब हुई थी? 1929 में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यूरोप और अमेरिका में इनकम कम हो गया था, और जब इनकम कम होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, इनकम घटने के साथ साथ डिमांड भी कम हो जाता है। तो इस तरह अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी और बहुत ही महान मंदी को झेलना पड़ा था। ये 1929 में हुआ, लगभग 10 वर्ष तक चला था। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में, इनमें से किसको नहीं जोड़ा जाता है? मजदूरी, वेजेस, लाभ यानी प्रॉफिट, हस्तांतरण भुगतान यानी ट्रांसफर पेमेंट, या फिर लगान यानी रेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट। इसको राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं आपको, जैसे कि राष्ट्रीय आय में कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स, ये सबको नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये इलीगल इनकम्स वगैरह यानी जो गलत तरीके से कमाया गया आय है, इनकम है, उसको भी नहीं जोड़ा जाता है राष्ट्रीय आय में। और सैलरी इन कैश एंड काइंड, मतलब कि सैलरी जो होता है, वेतन, वो कैश में या फिर किसी वस्तु में भी वो नहीं जोड़ा जाता है। और इनडायरेक्ट जो टैक्स होते हैं, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, ये भी इसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो जो मैंने अभी बताया, अगर वो भी आ जाए ऑप्शन में, तो ये सब चीज़ भी नहीं जोड़ा जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 है, सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, जमीन यानी लैंड, सोना, गोल्ड, मुद्रा, कैश मनी, या बैंक में सावधि जमा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुद्रा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। आपको बताना है कि जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा जो काम है, जो वर्क है, फंक्शन है, वो कमर्शियल बैंक का नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस दिए, जमा स्वीकार करना, एक्सेप्ट डिपॉजिट, या ऑप्शन बी है साख निर्माण करना, क्रेडिट क्रिएशन, तो ऑप्शन सी है एजेंट का कार्य, एज एन एजेंट, या फिर ऑप्शन डी है मुद्रा निर्गमन, इश्यूइंग मनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुद्रा निर्गमन, इश्यूइंग मनी। क्योंकि जो मुद्रा का निर्गमन होता है, इश्यूइंग मनी, ये कमर्शियल बैंक नहीं करता है। ये कौन सा बैंक करता है? ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये काम RBI का है। ठीक है, रिजर्व बैंक इंडिया का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। व्यावसायिक बैंक का यानी कमर्शियल बैंक का काम इशूइंग मनी इश्यू करना नहीं है, मुद्रा निर्गमन करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, देखो, MPC प्लस MPS बराबर क्या होता है? दोनों को जोड़ने से क्या होता है? इसके ऑप्शंस दिए 0, 1, एक से अधिक, मोर देन 1, या फिर एक से कम, लेस देन 1। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। MPC प्लस MPS इक्वल्स 1 होता है। ठीक है, अगर MPC का वैल्यू और MPS का वैल्यू को जोड़ेंगे तो कभी भी 1 ही आएगा, उससे ज्यादा या कम नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि MPS का मान 0.2 है, ठीक है, तो गुणक का मान क्या होगा? इफ द वैल्यू ऑफ MPS इज 0.2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो इसके लिए आपको गुणक का फॉर्मूला यानी के, गुणक जिसको कहते हैं के, गुणक का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
के इक्वल्स होता है, अगर एमपीसी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एमपीएस का मान 0.2 है। देखो यहाँ पे गुणक यानी के का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निवेश गुणक, इसका फॉर्मूला होता है 1/MPS और दो फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे MPS का वैल्यू दिया हुआ है, देखो इसीलिए MPS का वैल्यू दिया है तो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, ये फर्स्ट वाला 1/MPS। ठीक है, तो अगर हम लोग K इक्वल्स 1/MPS फॉर्मूला लेते हैं तो क्या होता है, MPS का वैल्यू कितना दिया 0.2, तो 1/0.2 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1/0.2 में से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10/2, तो 2 का टेबल में 5 बार में कट रहा है, 2 बचे 10, तो 5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और वहीं अगर एमपीसी का वैल्यू दिया होता और हम लोग को गुणक निकालने बोलता, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसे कहते हैं, निवेश गुणक, के इसका सिंबल होता है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला पुट करते, 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, 1/MPS इसमें अभी हम लोग ने किया है, और अगर एमपीसी दिया होता तो 1/1 माइनस MPC, ये फॉर्मूला पुट करते। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 37 है, सरकार के पूंजीगत आय के स्रोत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ अ गवर्नमेंट। इसके ऑप्शंस दिए, ऋण की वसूली, निवेश, विनिवेश से प्राप्त आय, इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट, कर, टैक्स या फिर ऋण, डेप्ट। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए टैक्स, कर। ठीक है, क्योंकि सरकार का पूंजीगत का आय का स्रोत क्या होता है, टैक्स। जो सरकार हम लोग से टैक्स लेती है वही उसका पूंजीगत आय का स्रोत होता है। टैक्स इज द सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है? अब देखो 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। इसमें ऑप्शंस दिए, ऑप्शन ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, या फिर ऑप्शन बी है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च, या फिर ऑप्शन सी है 1 मई से 30 अप्रैल, 1 मई टू 30 अप्रैल, या फिर 1 मार्च से 31 मार्च, 1 मार्च टू 28 फरवरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 39 है, व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस को ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, आयात प्लस निर्यात, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जोड़ देंगे तो निकलेगा व्यापार संतुलन, या फिर आयात माइनस निर्यात, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, या निर्यात माइनस आयात, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या फिर निर्यात गुना आयात, एक्सपोर्ट इनटू इंपोर्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे तो इसका निर्यात माइनस आयात होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्यापार संतुलन जो होता है, ट्रेड बैलेंस इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 है, एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं होता है। समझे क्वेश्चन, कि एक देश का जो व्यापार संतुलन का चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं होता है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट ऑफ BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री। इसके ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है वस्तु का आयात, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विदेशी निवेश से आय यानी कि इनकम फ्रॉम फॉरेन, या ऑप्शन सी है वस्तु का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, या ऑप्शन डी है विदेशी ऋण, फॉरेन डेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विदेशी ऋण, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विदेशी ऋण जो है वो एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाता में इसको शामिल नहीं किया जाता है। फॉरेन डेप्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ एनी कंट्री। देखो क्वेश्चन नंबर 41 है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द राइटर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इज, इसके ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी है जेम्स केन्स, या फिर ऑप्शन डी है JB से।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, J.M. केन्स। ठीक है, J.M. केन्स ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नाम का पुस्तक लिखा था, बुक लिखा था। ठीक है, J.M. केन्स का नाम है जॉन मेनॉर्ड केन्स, इनका पूरा नाम है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? इसके ऑप्शन बी है उत्पादन विधि, प्रोडक्ट मेथड, ऑप्शन बी है आय विधि, इनकम मेथड, ऑप्शन सी है प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड, या फिर ऑप्शन डी है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें आप जान जाइए कि राष्ट्रीय आय की गणना की क्या क्या विधि होती है। इसकी होता है प्रोडक्ट मेथड होता है राष्ट्रीय आय की गणना का, ठीक है, और इनकम मेथड भी होता है। ठीक है, यानी आय विधि से भी राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, और व्यय विधि भी होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये भी है इसका फॉर्मूला, ये भी है, लेकिन प्रतिशत विधि नहीं होता है नेशनल इनकम का कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि नेशनल इनकम जो है उसका नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है वो प्रतिशत विधि से नहीं किया जा सकता है। बाकी ये जो उत्पाद विधि है, आय विधि है यानी प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि, इन तीनों से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है, राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है, लेकिन प्रतिशत विधि नहीं होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मुद्रा का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी? ऑप्शंस दिए हैं मूल्य का मापन, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, या फिर ऑप्शन बी है विनिमय का साधन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन सी है स्थगित भुगतान का साधन, मीडियम ऑफ डिफर्ड पेमेंट, या फिर ऑप्शन डी है कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि ये मुद्रा का कार्य नहीं है। इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी। क्या काम नहीं है इसका? प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत स्थिरता। मूल्य का मापन होता है इसका काम, यानी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू होता है मुद्रा का काम, मनी का फंक्शन। और क्या होता है मनी का फंक्शन? विनिमय का साधन है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ भी एक्सचेंज करने के लिए मुद्रा का यानी मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूल्य का मापन भी इससे होता है और स्थगित भुगतान का साधन भी है, लेकिन कीमत स्थिरता मुद्रा का कार्य नहीं है। इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी टू स्टेबलेट प्राइस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है? हु डज द वर्क ऑफ करेंसी इशुएंस इन इंडिया? अगर आपने ध्यान से देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। देखिए ऑप्शंस दिए है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैंक ऑफ इंडिया। तो जो करेंसी है इसको इश्यू करने का काम कौन सा बैंक करता है इंडिया में, वो आपको बताना है। मुद्रा निर्गमन का कार्य जो है वो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मनी इश्यू करने का काम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI करता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 45 है, राजकोषीय नीति के अंग होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? इसके ऑप्शंस दिए, कर नीति, टैक्स पॉलिसी, बैंक दर नीति, बैंक रेट पॉलिसी, खुली बाजार नीति, ओपन मार्केट पॉलिसी, या फिर आरक्षित अनुपात पॉलिसी रिलेटेड टू चेंज। तो राजकोषीय नीति के कौन सा अंग नहीं है इनमें से, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टैक्स पॉलिसी, कर नीति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो MCQ खत्म हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का पारिवारिक क्षेत्र डैश संबंधित निर्णय करता है? क्या निर्णय करता है अर्थव्यवस्था का पारिवारिक क्षेत्र, ये बताना है। हाउस होल्ड ऑफ एन इकोनॉमी टेक्स द डिसीजन रिलेटेड टू। इसमें आप लोग भरिएगा हाउस होल्ड ऑफ एन इकोनॉमी टेक्स द डिसीजन रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन के जो साधन कारक होते हैं उनका ये करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले आप लोग लिखेंगे कि उत्पादन के कारक। ठीक है, उत्पादन के कारक क्या क्या होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, साहस पढ़ाया है ना मैंने आपको। उत्पादन के कारक क्या क्या होते हैं या साधन, ये आपको भरना है इसमें। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, वे वस्तुएं जो किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है डैश कहलाती है? क्या कहलाती है? मध्य वर्गीय वस्तुएं। मध्य वर्गीय वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य वर्गीय वस्तुएं लिखेंगे आप लोग,
और इंग्लिश मीडियम वाले द गुड्स विच आर यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, INTERMEDIATE गुड्स। क्वेश्चन नंबर 48 है, निवल निर्यात घरेलू आय का डैश हुआ फलन है। नेट एक्सपोर्ट इज द डैश फंक्शन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ये प्राइमरी फंक्शन होता है, तो यहाँ आप लोग भरिएगा प्राइमरी, हिंदी मीडियम वाले प्राथमिक भरिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण का कार्य डैश करता है। कौन करता है मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण का कार्य, ये बताना है। हु कंट्रोल्स द मनी एक्सपेंशन, ये काम केंद्रीय बैंक का होता है, तो यहाँ आप लोग भरिएगा केंद्रीय बैंक, 49 नंबर का बता रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग लिखिएगा सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द मनी एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का। सरकार का बजट के घाटे, सरकार को बजट के घाटे का बजट कहलाता है जब सरकार की आय उसकी डैश से कम होती है। उसकी किससे कम होती है, व्यय से। आय व्यय से जब कम होती है, व्यय या खर्च लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही वर्ड ये होगा व्यय। ठीक है, तो व्यय से जब कम होता है तब उसको कहते हैं, उस बजट को सरकार का क्या कहते हैं, घाटे का बजट। गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बजट डिफिसिट व्हेन इट्स इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर। ठीक है, EXPENDITURE एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए आपको क्लियरली समझ में आया कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं, एंड इसे स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से अपने जरूर शेयर करिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।